सब्जेक्ट हिंदी, ग्रामर यानी कि व्याकरण। उसमें आज हम शब्द विचार पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 1। शब्द यानी कि वर्ड अलग अलग स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के मेल से बने शब्दों की रचना होती है, जैसे कि क, अ, म, अ, ल, अ यानी कि कमल। क, अ, ल, अ, म, अ यानी कि कमल, कमल और कलम। परंतु हिंदी ध्वनियों से बने क, लकम तथा मकल हिंदी के शब्द नहीं है। इसका कारण यह है कि इनका हिंदी में कोई अर्थ नहीं है। अतः ध्यान रखिए कि ध्वनियों के सार्थक समूह से बनी स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को जिसका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द ध्वनियों के मेल से बनता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द और पद, जैसा ऊपर बताया गया कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। इन्हीं शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब इन्हें शब्द नहीं कहा जाता, वे पद कहलाते हैं। पद बनने से पहले शब्द में कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर उसके रूप में परिवर्तन किया जाता है। इसीलिए पदों को शब्द रूप भी कहते हैं। जैसे लड़का शब्द के वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न रूप देखिए। फर्स्ट, लड़के ने आम खाया। लड़कों को बुलाओ, हे लड़के इधर आओ। लड़कों वहीं बैठे रहो, लड़का घर आया। ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त लड़के, लड़कों, लड़के आदि रूप लड़का शब्द के अलग अलग रूप हैं, जो ए, ओ, औ यानी कि ओ के साथ ऊपर बिंदु भी है और ओ आदि प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। किंतु वाक्य 5 में लड़का शब्द में कोई प्रत्यय दिखाई नहीं देता है। आप देख सकते हो एग्जाम्पल में। ऐसी जगहों पर जहाँ कोई प्रत्यय दिखाई नहीं दे रहा हो वहाँ पर शून्य प्रत्यय माना जाता है। अतः लड़का घर गया वाक्य का लड़का शब्द नहीं है बल्कि शून्य प्रयुक्त पद है। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण शब्दों के माध्यम से भाषा समृद्ध और विकसित होती है। ये शब्द कैसे बनते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, इनमें विकार हो सकता है या नहीं आदि आधारों पर हम शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज। उत्पत्ति के आधार पर कि उसकी उत्पत्ति यानी कि उसका उद्भव कहाँ से हुआ था, उसका जन्म कहाँ से हुआ था, ये हम जान सकते हैं रचना के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर एंड फोर्थ अर्थ के आधार पर। फर्स्ट, उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के 4 पार्ट्स हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हस्त, गज, अग्नि, गुरु, गृ आदि। तद्भव शब्द यानी कि शब्द का अर्थ है संस्कृत से बनने वाले वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदल कर बनते हैं, उन्हें तद्भव। कौन से शब्दों को तद्भव कहा जाता है, तो संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदल कर बनते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, आग, रात, आंसू, दूध आदि। देशज शब्द जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए हैं,
और जनता की आम बोलचाल भी भाषा से विकसित हुई है। वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, डिबिया, जूता, जुग्गी आदि। विदेशी शब्द जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग होने वाले हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, चाय, कॉफ़ी, स्कूल आदि। ये सब शब्द यहाँ पे एक कोष्टक दिया गया है, वह आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है सबको। तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं, तत्सम कौन से हैं और तद्भव कौन से हैं। अक्षी यानी कि आँख, अश्रु यानी कि आंसू, आम्र यानी कि आम, उच्च ऊंचा, उलूक उल्लू, उष्ट ऊँट, ओष्ट यानी कि ओठ, कर्ण कान, कर्म काम, कोकिल कोयल, कदली केला, पत्र यानी पत्ता। ये सब यहाँ पे शब्द हैं, ये आपको सबको पढ़ के याद रखने हैं। नेक्स्ट पेज। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रचलित विदेशी शब्द। अंग्रेजी शब्द यानी कि स्कूल, स्टेशन, इंजन, ऑफिसर्स, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, बैंक, सिनेमा, लॉटरी, सर्कस, नंबर, ब्रेड आदि। और फारसी शब्द जैसे कि आबरू, अतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, कमरबंद, किनारा, गिरफ्तार, जहर, जादू, जुर्माना, नौजवान, बेवा, मुफ्त, रंग, सितार आदि। अरबी शब्द यानी कि अमीर, अजीब, अक्कल, आदत, औरत, इज्जत, इमारत, इलाज, ईमान, किस्मत, किस्सा, जलसा, जवाहर, तारीख, जहाज, दंगा, मतलब आदि। तुर्की शब्द यानी कि कालीन, कुली, चीट, चेचक, चकमक, तमगा, तोप, बेगम, बहादुर, मुगल आदि। और पुर्तगाली शब्द यानी कि आपातकालीन, अलमारी, बाल्टी, फीता, चाबी, तंबाकू, साबुन, तौलिया, फालतू आदि। रचना के आधार पर जो उत्पत्ति का आधार है। रचना के आधार पर शब्दों के भेद इस प्रकार हैं। 3 प्रकार है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरणार्थ रात, दिन, पशु, पक्षी, बेज, कुर्सी इत्यादि। इन्हें सामान्य मूल शब्द भी कहा जाता है। सामान्य रूढ़ शब्द पेड़, पौधा, नदी, पहाड़, दूध, दही, बच्चा, माँ इत्यादि। विशेष रूढ़ शब्द यानी कि जब किसी शब्द के मूल अर्थ का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु के संदर्भ में किया जाता है तो वह शब्द दूसरे अर्थ में रूढ़ हो जाता है। उदाहरण के लिए गधा शब्द का मूल अर्थ है एक जानवर जिस पर धोबी कपड़े लेके जाता है, गधा यानी कि डोंकी। परंतु जब हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम तो गधे हो, तो यह गधा शब्द मूर्ख अर्थ के लिए रूठ गया हो, यानी कि उसके लिए कहा गया है। इसी तरह के अन्य उदाहरण देखे जा सकते हैं। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। शब्द यानी कि अर्थ, गधा यानी कि एक पशु, बैल यानी कि एक पशु, रूढ़ यानी कि एक वाक्य, मूर्ख यानी मोहन तो गधा है, परिश्रम वह बैल की तरह काम करता है, यानी कि वह बहुत परिश्रमी व्यक्ति है। यौगिक शब्द एक से अधिक इकाई से मिलकर बने यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। दूसरा है यौगिक शब्द 3 प्रकार से बनते हैं: मूल शब्द प्लस मूल शब्द,
घोड़ा प्लस सवार घुड़सवार, रसोई प्लस घर रसोई घर, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, राजपुत्र राजपुत्र, मूल शब्द प्लस प्रत्यय, ईमानदार धनवान, सुंदरता, बालपन बालक प्लस पन बालकपन। नेक्स्ट पेज। यहाँ पे उपसर्ग प्लस मूल शब्द है, वो बे प्लस ईमान बेईमान, अनपढ़, फिर सुशील, ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं। यौगिक शब्दों के अर्थ भी रूढ़ शब्दों की तरह निश्चित होते हैं। इन्हीं को मूल यौगिक का या सामान्यिक यौगिक शब्द भी कहते हैं। योग रूढ़ शब्द सामान्य रूढ़ शब्दों की तरह जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ है से हटकर किसी अन्य अर्थ के लिए रूठ जाते हैं तब उसे योगरूढ़ कहते हैं। सामान्य अर्थ, रूढ़ अर्थ, घर वाला, घर का मालिक यानी कि पति। अपलक्षर, जिसका क्षर यानी कि नाश, वर्ण अल्फ़ाबेट जैसे कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु। न होते, न होता हो। जल प्लस ज, जल में जन्म लेने वाला यानी कि जो जल में रहते हैं वो, कमल, शंख, मछली, जल यानी कि पानी। अन्य उदाहरण है लंबोदर, पीताम्बर, गजानन, चारपाई आदि। प्रयोग, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, यानी शब्दों के कौन कौन से व्याकरणिक प्रकार्य हैं इस आधार पर उनके निम्नलिखित भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो विभिन्न प्रत्ययों के लगने से उनके रूप बदलते रहते हैं। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। परंतु अव्ययी शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वे यथार्थ बने रहते हैं, अतः उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। अतः इस आधार पर शब्दों के दो भेद हो जाते हैं, विकारी शब्द एवं अविकारी शब्द। एग्जाम्पल है विकारी शब्द, गीता, बालक, गाय, शेर, कुर्सी, बेंच इत्यादि का उल्लेख किया गया हो। और सर्वनाम यानी कि वह, मैं, तुम, आप, हमें, मुझे, तुम्हें आदि। और विशेषण यानी कि जो क्वालिटी दिखाई गई हो उसकी, वह अच्छा, बुरा, नया, पुराना, छोटा, सुंदर आदि। और क्रिया यानी कि खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना आदि। फिर है दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी कि क्रिया विशेषण में थोड़ा बहुत, धीरे धीरे, अचानक, यहाँ वहाँ आदि का उल्लेख किया गया होता है। और संबंध बोधक यानी कि के नीचे, के सामने, के बारे, के समीप, के लिए आदि। समुच्चय बोधक यानी कि तथा, परंतु, और क्योंकि, इसलिए, पर आदि। विस्मय बोधक यानी कि अच्छा, अरे, वाह, आहा और आदि। विस्मय बोधक जो हमने अभी बोला, अच्छा, अरे, वाह आदि, ये शब्द समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये आपको नए शब्द देखने को मिले हैं यहाँ पे। दूसरा है निपात यानी कि ही, भी, तो, तक और आदि।
तालिका के रूप में इस वर्गीकरण को इस प्रकार दिखा सकते हैं। व्याकरण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो हमने अभी ऊपर देखा। अविकारी शब्द यानी कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात है। नेक्स्ट पेज। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। एकार्थी शब्द यानी कि एक ही अर्थ वाले शब्द जैसे लोहा, ईंट, दीवार आदि। अनेकार्थी शब्द यानी कि एक से अधिक अर्थ वाले शब्द जैसे कर का अर्थ है हाथ, टैक्स, किरण, सुन आदि। और पर्यायवाची शब्द यानी कि जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो और जो एक ही वस्तु के व्यंजक हो, जैसे कि कमल, जलज और पंकज। विलोम शब्द यानी कि उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे कि अंदर, बाहर, उठना, बैठना। अगले अध्याय में इन सब पर सविस्तार विचार किया जाएगा। आपको यहाँ पे अध्याय संक्षेप में जो लिखा गया है वो आपको पढ़ के याद रखना है, जिससे आपको एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए आसानी होगी और आप आंसर भी आसानी से दे सकेंगे। थैंक यू।